स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेम्स ऑर्बिट। अभी स्टार्ट करेंगे एचसीवी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव 2 के सवाल। तो ऑब्जेक्टिव 2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो मोर देन वन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस देखते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। सेकंड ऑप्शन, द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। थर्ड ऑप्शन, the total negative charge of the universe is constant. And fourth option, the total number of charged particles in the universe is constant. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, पहले एक बार उसको रिवाइज करते हैं। तो कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि द नेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब द नेट क्वांटिटी ऑफ चार्ज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं पूरे यूनिवर्स का, कि जो टोटल पॉजिटिव चार्जेस हैं माइनस टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ये जो क्वांटिटी है दिस रिमेन्स कांस्टेंट। तो टोटल यूनिवर्स में टोटल पॉजिटिव चार्जेस और टोटल नेगेटिव चार्जेस की जो क्वांटिटी है, उनका जो डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे उनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। तो क्या हमने इससे ये कह दिया कि टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्जेस इंडिविजुअली कांस्टेंट रहते हैं? बिल्कुल नहीं। हम कह रहे हैं कि बस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की क्वांटिटी का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, और ये डिफरेंस क्या हुआ? नेट चार्ज। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ये करेक्ट है, क्योंकि टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव का जो डिफरेंस है क्वांटिटी का, वही क्या हो जाएगा? नेट चार्ज। और वही हम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने बोला डिफरेंस कांस्टेंट है। तो P मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं कुछ 100 थी वैल्यू, N की वैल्यू मान लेते हैं कुछ 70 थी, और नेट की वैल्यू हो गई 30। तो अगर पॉजिटिव बढ़ के हो जाता है 150, तो नेगेटिव बढ़ के हो जाएगा 120, और इनका डिफरेंस जो है वो 30 ही रह जाएगा। तो पॉजिटिव बढ़ सकता है, घट सकता है, नेगेटिव भी बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन उनका डिफरेंस जो नेट चार्ज है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ऑप्शन बी देखिए, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो पॉजिटिव चार्ज कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं। तो बी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। सी ऑप्शन देखिए, द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ये भी गलत। अभी बात किया हमने, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चेंज हो सकते हैं, बट डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट। फोर्थ ऑप्शन क्या बोलता है? द टोटल नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ये भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक पार्टिकल है, इसको हमने रब कर दिया एक सरफेस पे, तो रब करने के प्रोसेस में हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बॉडी से सरफेस में ट्रांसफर हो गए। तो रब करने के पहले बॉडी क्या था? न्यूट्रल था, और बाद में बॉडी कैसा हो गया? चार्ज हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स यूनिवर्स में कांस्टेंट रहे क्या? नहीं ना। पहले न्यूट्रल था और अब चार्ज हो गया, तो यूनिवर्स में टोटल चार्ज पार्टिकल्स है, उनकी जो गिनती है, जो टोटल नंबर्स है, वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं। तो इससे समझ में आया कि ऑप्शन डी भी क्या हो गया? गलत। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ओनली ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अ पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ नियर बाई पॉइंट। तो किसी रीजन में मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर, पूरे रीजन में, और उसमें हमें कह रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट चार्ज हम लेके आए। अब क्वेश्चन में उसने कमेंट ही नहीं करा है कि पॉइंट चार्ज जो हम लेके आ रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमें दोनों केसेस देखना होगा, और वो बात किसकी कर रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ नियर बाई पॉइंट। तो एक हमने यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज रख दिया प्लस क्यू। पहले पॉजिटिव चार्ज से एग्जांपल लेते हैं, फिर नेगेटिव से देखेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज के नियर बाई में पॉइंट किधर भी हो सकता है। तो चलिए अब इधर मान लेते हैं कि हमने इधर एक पॉइंट लिया है ए लेफ्ट में, और सेम डिस्टेंस पे राइट में एक पॉइंट लिया है बी। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट की बात करें ए पे, तो ऑलरेडी एक एक्सिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था राइट की तरफ, कितना? ई, और एक पॉजिटिव चार्ज की तरफ किधर कारण ए पे किधर फील्ड आ जाएगा? लेफ्ट में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं प्लस क्यू के कारण आ गया ए पॉइंट पे किधर? लेफ्टवर्ड्स, कितना? E1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अगर हम ए पॉइंट पे बात करें तो वो क्या हो जाएगा? E माइनस E1। अब सिमिलरली अगर हम बी पॉइंट पे बात करेंगे तो एक तो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग फील्ड था यहाँ पे राइटवर्ड्स E, और प्लस क्यू के कारण एक और आ गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना? E1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट क्या हो गया? E प्लस E1। ठीक है। तो यहां से अगर हम पॉजिटिव चार्ज वाले ऑप्शंस को देखें, क्योंकि अभी हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, तो दो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो क्या बोलता है
इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए नियर बाय पॉइंट विल इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। तो क्या जरूरी है कि इंक्रीज ही करेगा, क्योंकि बोल रहा है विल इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो ऑप्शन देखिए, इंक्रीज तो कर रहा है बी वाले पॉइंट पे, लेकिन ए वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो कोई जरूरी नहीं कि इंक्रीज ही करेगा, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। देखिए दोनों केसेस में तो हमारे पास ऑप्शन सी में देखेंगे मे इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि इंक्रीज कर तो सकता है बट जरूरी नहीं कि इंक्रीज ही करेगा। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं, फिर नियर बाई के 2 पॉइंट्स लेते हैं, एक इधर ले लिया लेफ्ट में सी और एक राइट में ले लिया इक्वी डिस्टेंट पे डी। अब सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी क्या था, एक ई था एक्सटर्नल, और माइनस क्यू के कारण किधर आ गया, अगेन राइटवर्ड्स आ गया, कितना E1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी क्या हो गया, E प्लस E1। और अगर डी की बात करें तो नेगेटिव चार्ज के कारण किधर आया, लेफ्ट E1, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किधर था, राइट की तरफ E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी पॉइंट क्या हो गया, E माइनस E1। तो अब यहाँ से अगर हम अगेन ऑप्शंस देखें, नेगेटिव चार्ज वाले कौन से ऑप्शंस हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो बी में क्या बोल रहा है, विल इंक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और यहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो नेगेटिव चार्ज में कोई ज़रूरी नहीं है कि इंक्रीज ही करेगा या डिक्रीज ही करेगा। क्या बोल रहा है, विल डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव। तो डिक्रीज ही करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना, यहाँ डिक्रीज करा बट यहाँ इंक्रीज भी तो कर गया। तो इसलिए ऑप्शन बी क्या हो गया, गलत। ऑप्शन ए तो ऑलरेडी गलत था। और ऑप्शन डी देखते हैं, मे डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव। हाँ ऐसा है, नेगेटिव चार्ज था इस वाले केस में और यहाँ पे दिख रहा है कि डी पे क्या किया है, डिक्रीज किया है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हो गए, ऑप्शन सी एंड डी। ये हो गया इस क्वेश्चन का हमारे लिए आंसर हो गया। क्लियर है, ठीक। अभी अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट आर ई एंड वी रेस्पेक्टिवली। और 4 ऑप्शन दिए हैं हमसे वेरीफाई करने के लिए। तो इसमें बात कर रहा है ऑप्शन ए में तो इसमें बात कर रहा है ऑप्शन ए में, इफ E इक्वल्स टू 0 V मस्ट बी 0। ऑप्शन बी, इफ V इक्वल्स टू 0 E मस्ट बी 0। ऑप्शन सी, इफ E नॉट इक्वल्स टू 0 V कैन नॉट बी 0। ऑप्शन डी, इफ V नॉट इक्वल्स टू 0 E कैन नॉट बी 0। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना हम 2 केसेस ले लेते हैं। एक केस में हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया प्लस Q, और इससे कुछ 2r डिस्टेंस पे हमने एक और पॉजिटिव चार्ज ले लिया प्लस Q। 2r डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेंटर का जो पॉइंट है अगर P1 बोल रहा हूँ तो इससे दोनों चार्जेस क्या है, r डिस्टेंस पे। ठीक है, और एक सेकंड केस भी ले लेंगे, उसमें क्या होगा कि यहाँ पे हमने ले लिया एक प्लस Q और इससे अगेन 2r डिस्टेंस पे एक हम ले रहे हैं कैसा, माइनस Q चार्ज। और अगेन सेंटर का जो पॉइंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, P2 बोल रहे हैं। ये डिस्टेंस r, ये भी डिस्टेंस r। अब इन दोनों केसेस के थ्रू हम चारों ऑप्शंस को समझेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इफ E इक्वल्स टू 0 V मस्ट बी 0। तो फर्स्ट केस को देखते हैं, अगर यहाँ प्लस Q है, यहाँ प्लस Q है, इस पॉजिटिव Q के कारण यहाँ पे फील्ड होगा किधर, राइटवर्ड्स, और उतना ही मैग्नीट्यूड का इंटेंसिटी का फील्ड क्रिएट करेगा राइट वाला चार्ज भी P पॉइंट पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट चार्ज के कारण KQ/r²। दोनों का चार्जेस सेम है और डिस्टेंस भी P1 पॉइंट से क्या है, सेम है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे क्या हो गया, 0 हो गया। और पोटेंशियल P1 पॉइंट पे, और पोटेंशियल एट P1 पॉइंट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, KQ/r, इस प्लस Q के कारण, और इस प्लस Q के कारण भी क्या हो जाएगा, प्लस KQ/r, एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला कि इफ E इक्वल्स टू 0 V मस्ट बी 0। तो फर्स्ट इस केस में हमें दिखता है कि P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है और पोटेंशियल 0 है क्या, नहीं है, बट इसने बोला था कि मस्ट बी 0। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत। ऑप्शन बी देखते हैं, इफ V इक्वल्स टू 0 E मस्ट बी 0। अब सेकंड वाले केस जो हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पोटेंशियल एट पॉइंट P2 तो क्या होगा, K Q अपॉन R प्लस K माइनस Q अपॉन R, और ये नेट वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें P2 पे तो पॉजिटिव चार्ज के कारण किधर होगा, राइटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज के कारण किधर होगा, राइटवर्ड्स।
तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें P2 पे, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण किधर होगा, राइटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज के कारण भी किधर होगा, राइटवर्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 जीरो होगा क्या, नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 क्या होगा, जीरो, नहीं, नॉन जीरो। अब देखते हैं ऑप्शन बी। तो इफ V इक्वल्स टू जीरो, E मस्ट बी जीरो। तो P2 पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है क्या, हाँ है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्या, नहीं। बट सेकंड ऑप्शन के कारण क्या होना चाहिए था, E मस्ट बी जीरो। अगर V जीरो है तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। अब ऑप्शन सी देखते हैं। इफ E नॉट इक्वल्स टू जीरो, V कैन नॉट बी जीरो। तो अगर सेकंड वाले केस को देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 जीरो था क्या, नहीं। तो इसने क्या बोला कि V कैन नॉट बी जीरो, बट यहाँ पे P2 पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, जीरो है, ठीक है। E नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो बोला V कैन नॉट बी जीरो, बट V एट P2 क्या है, जीरो है। तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो गया, गलत। ऑप्शन डी क्या बोलता है, इफ V नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगेन फर्स्ट वाले केस में आ जाते हैं, V एट P1 नॉट इक्वल्स टू जीरो, E कैन नॉट बी जीरो, बट E P1 पे क्या था, जीरो था। तो हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसमें हमें समझ में आता है कि कोई भी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर हम क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन के लिए, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में कोई भी गिवन करेक्ट ऑप्शन नहीं, ठीक है, ठीक है। इन दो केसेस से ये पूरा क्वेश्चन हमें क्लियर हो जाता है। अब ठीक है, तो अभी अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में क्या दिया है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट एज वन मूव्स ऑन द एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू -1 सेंटीमीटर टू x इक्वल्स टू +1 सेंटीमीटर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन, ऑप्शन ए must be equals to 20 volt per centimeter, option B may be equal to 20 volt per centimeter, option C may be greater than 20 volt per centimeter and option D may be less than 20 volt per centimeter। तो अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना उसको अंडरलाइन करते हैं कि ये इसमें ना दे रखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली। अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, मतलब हमें ये बात समझ में आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, EX जिसको हम बेसिकली कह रहे हैं, ये जो है ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा x के अलोंग में तभी पोटेंशियल जो है यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेगा। तो अब हम एक नंबर लाइन जैसा बना लेते हैं, इसमें ये ले लेते हैं x इक्वल्स टू -1 सेंटीमीटर, यहाँ पे कहीं ओरिजिन ले लेते हैं और यहाँ पे कहीं होगा x इक्वल्स टू +1 सेंटीमीटर। और इस डिस्टेंस में जो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है वो कितना हुआ है, तो यहाँ पे था पोटेंशियल 120 वोल्ट और यहाँ पे था पोटेंशियल 80 वोल्ट। अच्छा, एक बात और हमें पता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट वाला पॉइंट जो है वो हायर पोटेंशियल पे होगा, राइट वाला लोअर पोटेंशियल पे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, राइटवर्ड्स होगा। तो इतना क्लियर है। अब यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो याद करते हैं, डेल्टा V इक्वल्स टू -E इंटू डेल्टा R। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है तो ये फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा V का। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है वो कितना हुआ है, 40 वोल्ट का हुआ है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि 40 -40 इक्वल्स टू -E इंटू डेल्टा R। और डेल्टा R कितना है, पोजीशन में R का चेंज कितना हुआ पोजीशन का, x इक्वल्स टू -1 से x इक्वल्स टू +1 तक, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 2 सेंटीमीटर का, तो इंटू लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। अब जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से मिलता है हमको E की वैल्यू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो हमें बस EX मिला है जो कि यूनिफॉर्म है और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो तो हमको ठीक दिखता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के Y और Z कंपोनेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं पता है या नहीं है। अगर नहीं है, EY और EZ दोनों जीरो हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे ओरिजिन पे क्या हो जाएगा 20 ही होगा, 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, करेक्ट है। ऑप्शन ए कहता है मस्ट बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। कोई जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं। अगर EY और EZ की कोई भी वैल्यू है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 20 से डिफरेंट हो सकता है, तो मस्ट बी इक्वल टू 20 कहना तो गलत होगा, तो ऑप्शन ए हो गया गलत। ऑप्शन सी देखते हैं, मे बी ग्रेटर देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अगर EX है 20, EY कुछ भी हो जाता है, लेट्स सपोज 10 हो जाता है, 20 हो जाता है, 30 हो जाता है, कुछ भी वैल्यू है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 20 हो सकती है।
तो लिख ऑप्शन सी कह रहा है मे बी ग्रेटर देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी भी क्या हो गया करेक्ट। ऑप्शन डी मे बी लेस देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये नहीं हो सकता है क्योंकि अगर एक एक्सिस के अलॉन्ग ही 20 है तो नेट मैग्नीट्यूड को तो 20 से ज़्यादा होना ही पड़ेगा ना, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो गया गलत। तो करेक्ट ऑप्शंस इस क्वेश्चन के लिए क्या क्या हो गए, ऑप्शन बी एंड सी। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गए बी एंड सी। क्लियर है, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लेते हैं कि किसी रीजन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और उसके कारण किसी एक पॉइंट पे अगर हम बोले कि पोटेंशियल जो है कुछ u है, तो u को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल किसी पॉइंट पे लाने के लिए हमें कुछ रेफरेंस लेना होता है। तो मान लेते हैं कि किसी पॉइंट पे अगर हम रेफरेंस लेते हैं कहीं पे भी, कहीं रैंडम पॉइंट पे, हमें पता नहीं कहीं पे, हमने किसी आर्बिट पॉइंट पे ले लिया रेफरेंस, उसको बोल दिया u नॉट। तो हमने बोला कि अगर किसी गिवन p पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट p इक्वल्स टू दैट रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी प्लस समथिंग, एंड दिस समथिंग कैन बी एनीथिंग। अभी हम इस बारे में कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं, इससे बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली अगर हमें पोटेंशियल एट सम पॉइंट की बात करनी है तो भी हम वही बोलेंगे कि दिस डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल एट सम रेफरेंस पॉइंट, वी नॉट कुछ होगा, हमें पता नहीं कहाँ पे हम रेफरेंस ले रहे हैं, प्लस सम वैल्यू, लेट्स से v1। तो पोटेंशियल एट पॉइंट p जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, एक रेफरेंस वैल्यू पे और एक उससे प्लस या माइनस कुछ वैल्यू हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं q, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, अगेन यू क्यू कैन बी रिटन एज अगेन दैट रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी u नॉट प्लस सम वैल्यू, लेट्स से u2। सिमिलरली vq कैन बी रिटन एज अगेन v नॉट प्लस v2। तो हमें दिखता है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट और पोटेंशियल एनर्जी, है ना, अगर हम दो पॉइंट चार्ज सिस्टम की बात करें तो भी वही बात है कि अगर एक रेफरेंस पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी यूनिट है सिस्टम का, तो एट ए गिवन सेपरेशन क्या हो जाएगा, u नॉट प्लस सम u1। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हो या पोटेंशियल एट ए पॉइंट हो, ठीक है, वो दोनों किस पे डिपेंड करेगा, रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। बट अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो अगर हम Vp माइनस Vq अगर निकालें तो हमें दिखता है ना कि V नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू V1 माइनस V2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है V नॉट पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल। तो हम कह देंगे कि ये जो क्वांटिटी है डिपेंड नहीं कर रही है। तो ये हमसे यही तो पूछ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड, ठीक है ना। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर यूपी माइनस यूक्यू निकाल लें तो भी यहाँ वही बात दिखती है, दिस इज इक्वल टू u1 माइनस u2 एंड दिस इज अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ u नॉट। तो हमारे पास यहाँ पे फिर से दूसरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। तो क्वेश्चन 5th के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हो गए, बी एंड डी। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है, आसान सवाल था, ठीक है। अभी अगला देखते हैं। हाँ, तो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय ए पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास Q और इसके सराउंडिंग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी होगी इस पॉइंट चार्ज ने, और उसमें क्या हुआ है, कहीं पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल को मान लेते हैं रख दिया है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल मस्ट बी जीरो, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल मे बी जीरो, ऑप्शन सी द टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी जीरो, एंड ऑप्शन डी द टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू द फील्ड मे बी जीरो। तो एक ही करके ऑप्शंस हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले दो ऑप्शंस जो है वो फोर्स की बात कर रहे हैं। तो एक डायपोल पे जो फोर्स होता है, फोर्स ऑन अ डायपोल इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो फॉर्मूला बनता है उसका P इंटू डी बाई डी आर, ठीक है। फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम कुछ ऐसा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो अगर हम बोले कि इस डायपोल को हमने रख दिया एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अब आर के साथ में, पोजीशन के साथ में, जैसे जैसे हम पॉइंट चार्ज से दूर जाते जाते हैं, आर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलती रहती है। हमें पता है ना, E इक्वल्स टू ड्यू टू पॉइंट चार्जेस KQ बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डी बाई डी आर की वैल्यू कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि जैसे जैसे पोजीशन बढ़ेगा वैसे वैसे E बदल रहा होगा। तो डी बाई डी आर तो जीरो नहीं ही हो रहा होगा, ठीक है ना।
तो अगर डी बाई डी आर जीरो नहीं है और पी भी जीरो नहीं है तो इस डाइपोल पे कुछ तो फोर्स आ ही रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी जीरो। ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो ही गया। ठीक है, क्वेश्चन 6 में ऑप्शन ए जो है ये गलत है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी सिमिलरली द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मे बी जीरो। यहाँ पे मे बी जीरो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो दोनों डाइपोल के जो माइनस और पॉजिटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों में आर का कुछ तो डिफरेंस होगा। तो इन दोनों पे सेम फोर्स तो लगेगा नहीं, ना ही अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने ऐसा भी रख दिया है ना कि इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग जाए, इक्वल तो नहीं होगा। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण, क्यू के कारण, यहाँ पे नेगेटिव पे जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, पॉजिटिव पर जो होगा वो रिपल्सिव होगा। लेकिन ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं होंगे, क्योंकि एक चार्ज जो है माई नेगेटिव वाला वो प्लस क्यू के क्या है, पास में है। तो एक फोर्स ज्यादा होगा और एक कम होगा। तो डाइपोल पे इस कंडीशन में भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो पा रहा होगा। और अगर और किसी भी पोजीशन में रख रहे हैं तब तो जीरो होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि पी इंटू डी बाई डी आर की जो क्वांटिटी है ये जीरो नहीं हो रही होगी, तो कुछ तो फोर्स होगा ही डाइपोल पे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी की बात करते हैं। तो टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी जीरो। कोई ज़रूरी नहीं है। अगर एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा है और हमने अगर मान लीजिए यहाँ पे एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, तो इस केस में ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो नेगेटिव को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट, पॉजिटिव को क्या कर रहा होगा, रिपेल। तो इस पर क्या होगा, कुछ ऐसा टॉर्क बन रहा होगा। तो टॉर्क जीरो होगा ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। तो ऑप्शन सी भी क्या हो गया, गलत। अब ऑप्शन डी देखते हैं। द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मे बी जीरो। ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे क्यू चार्ज है और यहाँ पे हमने इसके रेडियल डायरेक्शन में अगर हमने रख दिया डाइपोल को, तो अब इस केस में देखिए इस क्यू के कारण इस नेगेटिव पे क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा और इस पॉजिटिव पे एक रिपल्सिव फोर्स होगा। लेकिन इस डाइपोल पे इस केस में हमें दिख रहा है कि नेट फोर्स जो है एफ नेट दैट इज नॉट जीरो, बट टॉर्क देखेंगे अगर, टॉर्क नेट इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है बात। तो इस क्वेश्चन में हमें दिखता है कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर बोलेंगे। क्वेश्चन 6 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। क्लियर है, ठीक है। अभी अगला सवाल देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन में क्या दिया है, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, कुछ ऐसा है, पूरे रीजन में कुछ ऐसा ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑप्शन ए क्या बोलता है, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी जीरो। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा प्रोटॉन रखा है कुछ प्लस ई चार्ज के साथ, और यहाँ पे हमारा कुछ एक इलेक्ट्रॉन रखा है विथ माइनस ई चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। तो एफ इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इंटू ई वेक्टर। अब यहाँ पे ई वेक्टर तो दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए सेम है, बट जो क्यू है दोनों में मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट साइन कैसा है, ऑपोजिट। तो प्रोटॉन पे फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ राइट वर्ड में क्यू ई, और इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा लेफ्ट वर्ड में क्यू ई। अब फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो अगर दो फोर्सेस को इक्वल होना है, अगर हम बोल रहे हैं F1 वेक्टर इक्वल्स टू F2 वेक्टर, तो मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे, उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं हुए, डायरेक्शन ऑपोजिट। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, 7th का गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस विल बी इक्वल। हाँ, ये तो ठीक है, दिख रहा है हमें, बिकॉज टू क्यू ई होता है, दोनों पे सेम चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई स्मॉल ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या है दोनों पे, कैपिटल ई। तो दोनों पे फोर्स क्या लग जाएगा, ई इंटू ई। फोर्स का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑन प्रोटॉन इक्वल्स टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। क्लियर है, ठीक। तो ऑप्शन बी तो करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी, देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल। ठीक है, तो देखते हैं। अब हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, अगर हम जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू लिखेंगे तो फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो लिखेंगे एफ अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अब हमें ये तो पता है, अभी हमने पीछे देखा कि एफ जो है न्यूमरेटर दोनों में क्या है, सेम है,
बट हमें ये भी पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे एक्सेलरेशन को, तो जिसका अगर दोनों का न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा। तो हमें समझ में आ जाएगा कि एक्सेलरेशन ऑफ ई का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया हमको कि एक्सेलरेशन जो होगा दोनों का न सेम होगा और उनका इनफैक्ट मैग्नीट्यूड भी जो है वो अलग ही होगा। तो अगर डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, तो ऑप्शन डी और सी दोनों ही क्या हो गए, गलत हो गए। तो हमें समझ में आ जाता है कि 7th का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ओनली ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन बचा है वो देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन, टेकिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी 0। ऑप्शन ए, इट इज यूनिफॉर्म इन द रीजन। ऑप्शन बी, इट इज प्रोपोर्शनल टू r। ऑप्शन सी, इट इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ऑप्शन डी, इट इंक्रीजेज एज वन गोज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखते हैं सबसे पहले दिया क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं हमारा ओरिजिन है और इससे ऐसा ले लेते हैं रेडियल डिस्टेंस r। तो अगर जब रेडियल डिस्टेंस ऐसा वेरी करता है फ्रॉम द ओरिजिन, तो उसने बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू r। मतलब अगर इक्वलिटी के साथ लिखें तो लिखेंगे E इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k इनटू r। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन की बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो हमें E और V के बीच में क्या रिलेशन पता है, E इक्वल्स टू माइनस डेल V बाई डेल R। ठीक है, ये डेल से घबराने वाली बात नहीं है, जस्ट डिफरेंशिएशन की तरह ही यूज होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको। तो E की जगह हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस डेल V बाई डेल R इक्वल्स टू हो गया KR। अब जब इसको dr को इधर जाके इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल V का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू माइनस KR dr इंटीग्रेशन, अगेन dr का इंटीग्रेशन होगा। V की वैल्यू उसने बोल रखा है क्वेश्चन में कि पोटेंशियल को जीरो कहाँ पे ले रहे हैं, ओरिजिन टू बी जीरो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी जीरो। तो ओरिजिन पे हमने पोटेंशियल क्या ले लिया, जीरो, और एट एनी डिस्टेंस r क्या ले लिया हमने, v, और यहाँ पे r की वैल्यू अगेन जीरो से एट सम r वेरी करेगी। तो यहाँ इसको सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा, v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन था माइनस के आर डी आर का, तो आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि एक लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस के आर स्क्वायर बाई 2। तो अगेन यहाँ से हमें यही पता चलता है कि के बाई 2 अगेन एक क्या हो गया, नया कॉन्स्टेंट हो गया। तो v कैन बी रिटन एज v प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ आर स्क्वायर। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी। मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज कर रहा होगा बट ओवरऑल वैल्यू माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। तो अभी देखते हैं कि ऑप्शन कौन का है। तो ऑप्शन फर्स्ट बोलता है इट इज यूनिफॉर्म इन द रीजन, वो तो गलत है, देखते हैं ना, v प्रोपोर्शनल टू माइनस आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल टू r नहीं, प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी तो करेक्ट हो गया, इट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इट इंक्रीजेज एज वन गोज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इंक्रीज करता है क्या, नहीं, मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज कर रहा है बट माइनस साइन के कारण पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज। और ऐसे भी हमें पता है ना, उसने बोला ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड है, तो r के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है रेडियली आउटवर्ड है। तो हमें ये बात तो पता है ना कि जैसे जैसे हम इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है। तो ये बात और ऐसे भी समझ में आ जाती है। तो ऑप्शन डी तो गलत हो ही गया, क्योंकि ये बोला इंक्रीजेस और हमें पता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो डी भी क्या हो गया, गलत, और बी और ए तो गलत था ही, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव 2 कंप्लीट हो जाता है। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।